हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 12 आरो भाग 2 के अध्याय संख्या 14 के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा एक कहानी दी हुई है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। अब पहलवान की ढोलक पढ़ने से पहले हम इस सेशन में हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय और उसी के साथ हम पहलवान की ढोलक जो कहानी दी हुई है उनके सारांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं आपकी क्लास ले रहा हूं उसी समय आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो याद कैसे होगी? क्योंकि मैं एक शब्द को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिपीट करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि आप लोगों को सब याद हो जाए, ठीक है, और फिर एग्जाम में 100% नंबर हमारे हाथ सके। यही मेरा उद्देश्य होता है। तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे? इस सेशन में हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय के साथ साथ जो इनके द्वारा जो कहानी दी हुई है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, इसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय के साथ साथ पहलवान की ढोलक कहानी का सारांश। नेक्स्ट वीडियो में हम पहलवान की ढोलक जो मूल कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहलवान की ढोलक कहानी से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब आप लोगों को कैसे याद होंगे? यदि आपको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पार्ट आपको याद हो जाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं, तो इसको पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न उठता भी है। ठीक है, अब जो पहलवान की ढोलक है, आपको ढोलक दिखाई दे रही होगी जिसमें मुख्य पात्र लुटन सिंह पहलवान ढोलक बजाता है, उसी को अपना यानी कि कुश्ती भी सीखता है, उसे अपना गुरु भी मानता है। लेकिन किसी कारणवश श्यामानंद जो श्यामनगर का राजा था, उसकी मृत्यु के बाद जो विलायत से नया राजकुमार आता है तो वह कुश्ती के दंगल को घोड़ों की रेस का स्थान दे देता है, जिसके कारणवश वह ढोलक को पहले तो उसका गुरु मानता था वो उसे, फिर उसके बाद यानी कि श्यामानंद के बाद यानी विलायती राजा आने के बाद उसी ढोलक से वह अपना पेट भी भरता था। सुबह शाम बच्चों को और अपने दोनों पुत्रों को ढोलक के साथ में कुश्ती सिखाया करता था। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आरो भाग 2। क्या नाम है? आरो भाग 2। ध्यान देना, कक्षा 12 आरो भाग 2 पुस्तक का नाम है, जिसके अध्याय संख्या की बात करें तो 14। ठीक है, जिसके लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? अभी जीवन परिचय फणीश्वर नाथ रेणु के जी के साथ साथ इस कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं। तो जीवन परिचय हम किसका देखने वाले हैं? अभी फणीश्वर नाथ रेणु जी का। किनका देखने वाले हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो हम क्या देख रहे हैं फिलहाल? जीवन परिचय किनका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो ध्यान से समझना। ये वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार समझा दूं कि इनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में ओराई हिंगना, लेकिन वर्तमान समय में उसका नाम अररिया है। और मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु होती है 1977 ईस्वी में। ये एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के उपन्यासकार माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने रचना में अपने किसी भी गांव की या अपने गांव की संस्कृति के साथ साथ वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया है। और इनका पहला हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है जिसका नाम है मेला आंचल, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। यदि जीवन परिचय की बात करें, इनका जन्म कब होता है? 1921 में होता है। कहाँ? ओराई हिंगना। पहले पूर्णिया जिला पड़ता था लेकिन अब अररिया है, और राज्य का नाम क्या है? बिहार। तो ध्यान देना बच्चों, 4 मार्च 1921 ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया, लेकिन अब इस पूर्णिया का नाम क्या है? अररिया, और राज्य का नाम क्या है? बिहार। तो कह सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 में ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया, लेकिन अब उसका नाम क्या है? अररिया है, और बिहार राज्य में इनका क्या होता है? जन्म होता है। या कह सकते हैं कि अररिया जिला किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में। यदि आपसे पूछा जाए कि 4 मार्च 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ, पूर्णिया या अररिया? अरे पहले नाम पूर्णिया था तो पूर्णिया ही बताएंगे।
हाँ, ऐसे पूछा जाए कि 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म पूर्णिया में हुआ था, लेकिन अब पूर्णिया जिले का नाम क्या है? वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अररिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में कहाँ होती है? पटना में हो जाती है। तो 11 अप्रैल 1977। यदि आपको दिनांक और माह याद नहीं भी हो सकते हैं, यदि याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। यदि याद नहीं हो तो 1921 और 1977 तुम्हें याद रखना है। यदि याद हो जाए 4 मार्च 1921, 11 अप्रैल 1977 तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ था स्लाइड्स में एक बार बता देता हूँ। याद करने का तरीका क्या होता है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, लिख कर याद करेंगे। 4 मार्च 1921 को जिला पूर्णिया अब अररिया बिहार राज्य में इनका जन्म होता है, और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में पटना में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। आ गया होगा शायद समझ में, उम्मीद करता हूं। प्रमुख रचनाओं की बात करें, सबसे पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं हम। याद करना है, ध्यान रखना, जैसे मेला आंचल इनका पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य का। पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1954 ईस्वी में होता है। आंचलिक यानी अंचल विशेष, यानी ग्रामीण विशेष क्षेत्र के बारे में लिखना, यानी इनको इनमें लिखा है। परिकथा जिसका प्रकाशन 1957 के आसपास होता है। उसके बाद आता है दीर्घतपा, फिर आता है जुलूस, फिर आता है कितने चौराहे। तो याद हो गए, मेला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। याद रखना है आप लोगों को, एक एक ध्यान रखना है, लिख के याद करना है। कैसे? मेला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे लिख लो, नहीं याद होते हैं तो इस प्रकार से ऐसे याद रखना होगा दोस्तों। इसलिए मैं लिख रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये रचना याद करना बहुत बड़ी बात है। मेला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। याद हो गया होगा चाहे शायद, चौराहे। ठीक है, ऐसे याद करना है हम लोगों को एक एक रचना को। उसके बाद कहानी संग्रह, ठुमरी, अगीनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। तो ठुमरी, अगीनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। कैसे? ठुमरी, अगीनखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, आदिम रात्रि की महक। याद हो गया? कैसे याद करोगे? ठुमरी लिख के याद कर लो, या तो जैसे छुपा लेता हूं मैं, याद करो। ठुमरी, अगीनखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, आदिम रात्रि की महक। याद हो गया? इस प्रकार से याद करना है। ठीक है। संस्मरण, रिंजल धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुतपूर्व। रिपोर्टाज कौन कौन से हैं? नेपाली क्रांति की कथा, और है एक रेणु रचनावली, जिसका प्रकाशन होता है 5 खंडों में। इन्होंने जो भी लिखा, जितना भी कुछ लिखा, उपन्यास, कहानी संग्रह, जो भी लिखा है, वह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? रेणु रचनावली के नाम से 5 खंडों में प्रकाशित हो गया है, या समग्र रूप से हमारा इनका साहित्य 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्राप्त होता है। ठीक है। तो संस्मरण कौन कौन से? रिंजल धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुतपूर्व, श्रुत यानी सुनना नहीं, यानी कि सुनने से पहले अनसुना कर देना। रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली 5 खंडों में संकलित है। कितने खंडों में? 5 खंडों में संकलित है। अब इसकी
एक कथन दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, बहुत अच्छा कथन है, जो हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में, इन रचनाओं में जितना भी कुछ लिखा है तो इस कथन से हमें उसके सारांश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो कथन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए, यानी कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी इंसान है जिनको प्राण प्रतिष्ठा मिलते ही थोड़ा सा वो अपने बंधे बंधाए नियमों, कानूनों को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और अपने मन के मुताबिक कुछ रचना करने लग जाते हैं। या मन, आप कहते हो ना कि भी मन की किया करो, मन में जो अच्छा लगे, मन आपका जो कह रहा है वह कार्य करो। ऐसे ही हमारे कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि बंधे बंधाए नियमों, कानूनों से चलना क्या है, फिर तो बंधी बंधाई लीक होगी, फिर तो आप अपने मन से, दिल से कोई कार्य कर ही नहीं सकते। और करना चाहिए अपने अनुसार। अरे आपके अंदर कोई सुझाव आ रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, एक बार करके तो देखो कम से कम उसे। वो तो बाद की बात है, वो सही होगा या गलत होगा। हम पहले ही हार मान लेते हैं, मान लो हार मान ले बैठे कि पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं IAS RS बनूंगा नहीं बनूंगा। वो नहीं बना, वो 2 साल से तैयारी कर रहा था, वो 5 साल फलाना 5 साल से तैयारी कर रहा था, वो फलाना को आज 20 साल हो गए तैयारी करते, अभी तक कुछ बना ही नहीं है, तो मैं भी शायद कुछ नहीं बनूंगा। अरे उसके साथ तो पता नहीं क्या हुआ। इंसान का काम होता कर्म करना, बस किंवदंतियों पर, जनश्रुतियों पर मत चलो, उनसे बाहर निकलो थोड़ा सा। वो मानते हैं वो कुछ बातें सही हैं, लेकिन कुछ आप भी कुछ अलग कर सकते हैं। भगवान ने आपको दिमाग दिया, लेकिन कुछ अलग आपको करने के लिए ही जमीन पे भेजा है, आपको इस संसार में भेजा है। तो यही कहते हैं क्या कि ऐसा ही मैं था, जैसा मैंने लिखा है अपने बारे में कि कुछ ऐसे चरित्र पात्र होते हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा मिलते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति, फार्मूले को तोड़कर बाहर आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ते हैं, मतलब अपने मन के मुताबिक आगे चलते रहते हैं और वो अपने मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखने, पंक्ति बहुत अच्छी है। आगे देखिए रेणु जी के बारे में। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। कहने का तात्पर्य क्या है कि रेणु जी के जो जीवन था वह संघर्षों से बीता, उतार चढ़ाव बीता, कभी खुशी कभी गम, बहुत सारे संघर्ष इन्होंने झेले। मैं कहूँ ऐसा कौन सा कवि है, लगभग सभी जितने भी कवि लेखक हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, लगभग कवियों का जीवन संघर्ष और उतार चढ़ाव से चढ़ा। ऐसा ही हमारे कौन है, आंचलिक उपन्यासकार, कथाकार, जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। जिस प्रकार से अब एक लेखक है, अपने पहले वाले लेखकों को कुछ तो अनुसरण करता ही है और उनका मन भी कहता है कि मुझे भी भारत देश को आज़ाद करवाना था, स्वतंत्र करवाना था। जब आपको पता है 4 मार्च 1921 में इनका जन्म हो गया था और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ, मृत्यु हो गई थी, जिसका मतलब भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इन्होंने लिखने के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई, या उनमें इन्होंने सक्रिय भूमिका अपनी निभाई है। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। यानी कि उनकी यह भागीदारी कौन सी, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन भागीदारी उन्होंने निभाई, तो एक तो देश के निर्माण में और दूसरी अपना रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। क्योंकि बंधे बंधाए लीक से वो बाहर आ गए थे, उनके मन के मुताबिक तो वो करने लग गए थे, किसी के अनुसार नहीं चले, वो केवल अपने मन के अनुसार सोचा और मन के अनुसार दौड़ने लग गए। सन 1954 में उनका बहुचर्चित
चर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी। मैंने बताया था, याद है जब मैंने स्टार्ट किया था इस सेशन को, तभी मैंने बताया था कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल माना जाता है, जो सन 1954 में प्रकाशित होता है। बच्चों ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे रेणु जी के बारे में कैसा भी सवाल आता है तो ये लाइन लिखनी है आप लोगों को, ये ध्यान रखना। और हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा भी दी है, यानी कि आंचलिक, यानी कि आंचलिक क्या होता है, अंचल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो आंचलिक हो गया। अंचल होता है ग्रामीण विशेष, यानी गांव की बातें, यानी गांव से संबंधित, गांव की संस्कृति, ग्राम संस्कृति के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हिंदी जगत में, जगत यानी संसार, हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों का विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ है। यानी कि हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों को विमर्श जो है, जो शुरुआत होती है, मेला आंचल से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, वैसे देहाती दुनिया को माना जाता है, जो शिवपूजन साय जी ने लिखा था। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। यानी कि इन्होंने अपने रचनाओं में आंचलिकता की अवधारणा के साथ कथा साहित्य में अपने रचनाओं के अंदर गांव की भाषा, गांव की संस्कृति और वहां की लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। यानी उन्होंने गांव के बारे में, गांव का जैसा जीवन होता है उसको यथार्थ रूप से अपनी रचनाओं में ला खड़ा किया और हिंदी उपन्यास को एक नया मोड़ दे दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज व नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। यानी कि गांव को, ग्रामीण को ही क्या बना डाला, अपनी रचनाओं का नायक, हीरो बना डाला। यानी कि देखो, लोक यानी संसार, यानी कि संसार में आमजन, आमजनों का गीत यानी गांव के गीत। लोकोक्ति, लोगों का कथन। लोकोक्ति का यदि शब्द संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, लोक धन उक्ति, और उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन। क्या होता है, कथन। और लोक यानी संसार, यानी कि आमजन के कथन। लोक संस्कृति, संसार की संस्कृति। लोक भाषा, लोगों की भाषा। लोक नायक, संसार का नायक, आमजन का नायक। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में अंचल को ही क्या बना दिया, नायक बना दिया। किसी जीवित पात्र को नहीं बनाया, पूरे गांव को, पूरे अंचल को इसने क्या बना दिया, नायक बना दिया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्त्र श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। आपको बताया गांव कैसा होता है, गांव की जैसी सूरत है वैसा ही इन्होंने बताया। यानी कि एक तरफ तो जो अंचल है वह कच्चे और अनगढ़ रूप में है, यानी कच्चा भी है और अनगढ़ है, पका हुआ नहीं है, और इसलिए उनका अंचल एक तरफ तो शस्त्र श्यामल है, शस्त्र श्यामल यानी काला, और दूसरी तरफ कैसा है, धूल भरा और मेला जैसा दिखाई देता है। यानी एक तरफ तो काला काला तो दिखता ही है गांव, दूसरी तरफ धूल से सना हुआ, मैला मैला, गंदा गंदा दिखाई दे, जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, उस प्रकार से गंदा गंदा दिखाई देता है। स्वातंत्र्योत्तर मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, धन उत्तर, मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात है। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, यहां पर हम बात करें तो ये शब्द जो लिखा हुआ है, पहले तो स्वतंत्र शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा है, उसके बाद उसमें उत्तर शब्द जोड़ा गया है, ये ध्यान आपको रखना है। तो स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु जी अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। जब स्वतंत्रता के बाद जब बस भारत का सारा विकास शहर की ओर हो रहा था, कि सभी गांवों को शहर बनाया जा रहा था, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं को लोगों के सामने खड़ा कर दिया। उनको बताया कि अंचल में भी ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, उनका भी हमें विकास करना
चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कहा जाता है कि पूरे भारत का जो विकास हो रहा था, प्रत्येक गांव को गांव में शहर की ओर परिवर्तित कर दिया जा रहा था, यानी कि शहर में बदल दिया जा रहा था, बदला जा रहा था। तो उन्होंने उस समय ही क्या किया, एक अंचल विशेष जो समस्याएं थी उनको अपनी रचनाओं में लिख करके लोगों के सामने उनका ध्यान खींचा, आकृष्ट किया। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। यानी कि साथ में उन्होंने अंचल को तो दिया ही दिया है, अपनी रचनाओं में केंद्र में रखा ही है, साथ में उन्होंने यह भी पुष्ट कर दिया, अर्थात यह भी साबित कर दिया कि भाषा की जो सार्थकता है वह किसके ऊपर निर्भर है, बोली के साहचर्य, यानी बोली के साथ। यदि भाषा, आप किसी भाषा, कोई भाषा है, मान लो हिंदी भाषा है, तो हिंदी हम कह सकते हैं 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और उन्हें 18 बोलियों में डिवाइड किया गया, 5 उपभाषाएं में। जिसमें बात करूँ पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऐसे ही पश्चिमी हिंदी की 6 हैं, ऐसे ही बिहारी की हैं, ऐसे ही पहाड़ी की हैं, ऐसे राजस्थानी की हैं। तो इस प्रकार से यदि भाषा की सार्थकता जहाँ तक निर्भर है, मैं जानता हूँ उसमें बोली का भी साहचर्य होना चाहिए, बोली का साथ है तभी वो भाषा बनती है। यदि भाषा में बोली नहीं होगी तो उसे, बोली का जब कोई विस्तृत रूप हो जाता है, बोली का जब कोई विस्तृत रूप, जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज को भाषा कैसे कहा, अवधी को भाषा कैसे कहा। ब्रज भाषा में बहुत सारे कवियों ने, मुख्य रूप से तो हम नाम लें सूरदास, तो उन्होंने बोली थी किसकी, पश्चिमी हिंदी की। तो उन्होंने, जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है, और बोली का क्षेत्र छोटा, संकुचित होता है। तो लेखक ने क्या कहा कि भाषा तभी सार्थक है जब उसमें बोली का साथ होगा, बोली का साहचर्य होगा। पाठ का सारांश, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो यहाँ पाठ लिखा है, जो कहानी लिखी है, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, वो ध्यान से समझना है। जो कहानी है, जो इनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है, यानी प्रमुख कहानियों में से एक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। प्रतिनिधि होती है प्रमुख कहानियों में, प्रामाणिक कहानियों में, प्रामाणिक कहानियों में। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है, यानी कि जितनी भी विशेषताएं हैं रेणु जी की, उनको समस्त को एक साथ उसमें ला खड़ा करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, रेणु जी की जो लेखनी है, उन्होंने जो लिखा है उसमें गांव, अंचल, संस्कृति सजीव करने की एक क्या है, अद्भुत, विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाली क्या है, एक विशेषता मानी जाती है। यानी जिसमें उन्होंने अपने अंचल को ही क्या बना दिया, नायक बना दिया है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। कहने का तात्पर्य, इन्होंने जितने भी पात्रों का यहाँ प्रयोग किया है तो ऐसा लगता है कि वह जो पात्र है वह अपना वास्तविक जीवन जी रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि काल्पनिक है, उन्होंने यथार्थ रूप में इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। यानी कहने का तात्पर्य, पात्रों का परिवेश और इतना सच्चा चित्रण करना अत्यंत दुर्लभ है, यानी दुर्लभ यानी कठिन। यानी कि ऐसा जितना सच्चा इन्होंने पात्रों का वास्तविक जीवन अपना जीवन में दिखाया है, अपनी रचनाओं में दिखाया है, ऐसा सच्चा चित्रण करना बहुत ही कठिन माना जाता है। रेणु जी वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, यानी गद्य में संगीत पैदा कर दिया है। देखो वैसे तो पद होता है ना, पद को हम क्या कह सकते हैं, पद खंड जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, काव्य खंड भी कह सकते हैं, उसे कविता भी कह सकते हैं। तो ये कविता क्या होती हैं, गाने वाली होती हैं। क्या होती हैं, गाने। और मतलब इनमें क्या हम कह सकते हैं, जिनमें छंदों का प्रयोग, यानी छंद सहित रचना, यानी कि कह सकते हैं छंद सहित रचनाओं को क्या कहा जाता है, पद, काव्य या कविता खंड कहा जा सकता है। लेकिन जो गद्य खंड होता है, जो छंद विहीन होती है, उसमें भी इन्होंने किसको, संगीत को ला खड़ा किया। इन्होंने कहा कि पद में ही नहीं, गद्य में भी संगीत हो सकता है, गद्य में भी छंदों का या अलंकारों का या काव्य शास्त्र का प्रयोग हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने गद्य में इन्होंने संगीत को पैदा कर दिया है। और अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का
ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। यानी कि आपको जब ये मूल पाठ आप कहानी पढ़ेंगे तो चटदा गिरदा आजा भिड़दा चटाक चटदा इस प्रकार से कुछ बोल आएंगे ढोलक के। जिस ढोलक के ये बोल होते हैं तभी तो वो श्यामनगर में जो कुश्ती दंगल होता है उसमें चांद सिंह नामक पंजाबी पहलवान को चित्त कर देता है, तभी से लुटन पहलवान का मान सम्मान बढ़ जाता है और उसे सिंह की उपाधि दे दी जाती है राजा श्यामानंद द्वारा। तो तभी लुटन पहलवान कहते हैं कि मेरा गुरु और कोई नहीं है, ये ढोलक है। जब उसे चांद सिंह को जब उन्होंने चित्त किया तो उन्होंने किसी को भी प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले जाकर के ढोलक को प्रणाम करता है, ढोलक को अपना गुरु मानता है वो। उसके बाद राजा श्यामानंद से जाकर गले मिलता है और राजा भी बहुत खुश होता है और उसके जो मंत्री थे वो ही थोड़ी बहुत परेशानी में दिखाई देते हैं। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने कहानी। कहने का तात्पर्य वापस देखिए, इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने का कहानी। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यवस्था के बदलने, व्यवस्था कैसे बदली है कि जब राजा श्यामानंद वृद्ध हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो विलायत से राजा आकर उनका स्थान प्राप्त कर लिया था। अब जब राजा श्यामानंद था उस समय तो पहलवान को खाने में बहुत अच्छा मिलता था, उनके दोनों पुत्रों को भी मिलता था। और जैसे ही विलायत से नया राजा आया तो कुश्ती का जो दंगल था उसको तो घोड़ों की रेस ने ले लिया, यानी घोड़ों की रेस करवाने लग गया वो नालायक विलायत से आने वाला राजा। और इनका जो खर्च व्यय देख करके, इन दैनिक जीवन का भोजन का खर्च देख करके, इनका पहलवान लुटन सिंह का और उनके दोनों पुत्रों का जो खर्चा देख करके उसने एक शब्द का प्रयोग किया था, टेरिबुल या चेरिबुल, इस प्रकार से एक शब्द आता है, उसका प्रयोग किया था। टेरिबुल ऐसे कुछ एक शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं, मतलब आश्चर्यचकित होकर के यह शब्द बोला जाता है। तो यहाँ व्यवस्था बदलने के साथ में लोक कला के साथ इसी कलाकार के अप्रासंगिक, मतलब कहने का तात्पर्य जब राजा नया विलायत से आता है तो पहलवान सिंह के 2 व्यक्ति की रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी जो गांव था वह मलेरिया और हैजे की बीमारी कारण से लोगों का पैसा नहीं बचा। हर रोज 2 या 3 मौतें हुआ करती थी। अब किसको कुश्ती देगा, जिसका पैसा हो तो वही सिखाएगा। अब मजदूरी करके आते उससे वो अपना गाँव में जो रहते थे परिवारवासी वो अपना पेट पालते थे। अब उनका पैसा नहीं है तो लुटन सिंह के पास जाना लड़कों ने बंद कर दिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यह कहानियाँ में जो व्यवस्था बदलने के साथ में लोक कला, यानी कि जब पहलवान ढोलक बजा करके अपना गुरु मानता था, उसने कुश्ती का दंगल जीत लिया, सभी पट्टों को उन्होंने चित्त कर दिया, सभी मतलब पहलवान को उन्होंने चित्त कर दिया था, तो उसको भी क्या होना है, अप्रासंगिक होने की एक कहानी हमारे सामने उपस्थित होती है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है ये, मतलब राजा की जगह दूसरा राजा आ गया तो ये व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह पूरा सत्ता राजनीतिक भी चलता है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यानी चलो ये तो ठीक है, आदमी की जगह दूसरा आदमी आ गया या राजा की जगह दूसरा राजा आ गया, लेकिन उसने व्यक्तिगत ही सत्ता परिवर्तन नहीं की, उसने पूरी जो पुरानी व्यवस्था थी उस पूरी पुरानी व्यवस्था को अपने अनुसार नई व्यवस्था में बदल दिया और एकदम नई व्यवस्था लोगों के ऊपर आरोपित कर दी। तो यही कहा है, इसीलिए लेखक ने कहा है क्या, राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता ही नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यानी पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल ही एकदम से क्या कर देता है, उलट देता है और उस पर एक नई सभ्यता को आरोपित कर दिया जाता है। तो लेखक ने क्या कहा कि व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदल देना, एक नई सभ्यता उसके ऊपर आरोपित कर देना। यह है भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है, जो लुटन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की निर्हीता की भूमि पर पटक देती है। यानी देखो, यानी कि यह जो सभ्यता है, राजा की जगह दूसरे राजा आना, सत्ता परिवर्तन हो जाना, पुरानी व्यवस्था को बदल देना, नई सभ्यता उसके ऊपर लाद देना, तो क्या है, जिस प्रकार से भारत पर
इंडिया शब्द का छा जाना। आज आप कहते हो ना कहाँ रहते हो, इंडिया, किस देश के वासी हो, इंडिया देश के वासी हैं। भारत तो बहुत कम बोलते हैं। कौन जीती भाई आज? आज जीती भाई इंडिया जीत गई। अपने कभी कहा है भारत जीत गई। तो जिस प्रकार भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है, उसी प्रकार से यह भी समस्या इसी प्रकार दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि लुटन सिंह पहलवान की को लोक कलाकार के आसन से उठाकर, यानी कि कला सिखाता है, पहलवान ढोलक भी बजाता, साथ में कुश्ती भी सिखाता बच्चों को, पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की निरीता, यानी कि ऐसी कमीनापन की, ऐसी इतना कमीनापन दिखाया उन्होंने नए विलायत से आने वाले राजा ने कि उसकी मतलब पेट की भूख उसके लिए क्या होगी, एक नया खर्चा होगी। मतलब कुश्ती का दंगल घोड़ों रेस को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने लुटन पहलवान उनके दोनों पुत्रों का दैनिक खर्च देख करके ही चेरिबुल कह करके उनको बाहर निकाल देता है, जिससे उनका सुबह शाम का 2 वक्त का खाने के लिए भी वो हाय तौबा करते हैं। मतलब गांव में जा कर के अपने दोनों पुत्रों को और गांव के लड़कों को पहले कुछ दिनों तक तो कुश्ती सिखाया। अब लोगों को पैसा नहीं था तो लोगों ने अपने बच्चों को जाने के लिए बंद कर दिया। अब किसको सिखाए कुश्ती? अब खाने के लिए क्या बने? तो कहा गया है कि यहाँ जो ढोलक है पहलवान की, वह गाँव में मलेरिया और हैजे से पीड़ित जो गांव था, जो रोजाना 2-3 मौतें हो रही थी, उसको एक संजीवनी बूटी की तरह, किसकी तरह? संजीवनी बूटी की तरह वह ढोलक की आवाज कार्य कर रही थी। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक क्या पालती, यानी कि ऐसी गरीबी, ऐसा गांव जिसमें बिल्कुल गरीबी हो, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना मिले, तो ऐसी व्यवस्था में कुश्ती का क्या शौक पालना, पहलवानी का क्या शौक पालना। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी स्थिति में जब गांव गरीब के माहौल में 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है, तो ऐसे गांव में पहलवानी की क्या औकात है? पहलवान का कोई शौक नहीं पालेगा। फिर कवि कह रहे हैं क्या कि ऐसा ही नहीं, जो पहलवान की जो ढोलक की आवाज है वह पहलवान को जीवित नहीं रख रहा, बल्कि भूख महामारी भूख तो थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, मजदूरी करने के लिए मजदूर जाते तो कुछ पैसे में उससे गुजारा चलाते थे। तो महामारी, हैजा और मलेरिया फैला हुआ था। दम तोड़े गांव को मौत की लड़ने की ताकत भी देती। संजीवनी बूटी के रूप में वह ढोल की आवाज उनको सुन करके वो रात बिता लेते और दिन भी बिता हुआ। सुबह से शाम क्या बजाता रहता? ढोलक बजाता रहता। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस कोरोना त्रासदी में लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इतना अच्छा पहलवान जो अपने आसपास को, वैसे कहा गया है पहलवान ढोलक लुटन सिंह पहलवान को होल इंडिया में जाना जाता है। होल इंडिया थोड़ा सा वह छोटा सा एक गांव था और उसके आसपास वाले गांव ही थे, ठीक है। लेकिन वह हमारे सामने कुछ दुख के पर्सन छोड़ जाता है, त्रासदी के पर्सन छोड़ जाता है। कैसे कि अजय लुटन भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देती है। कहने का तात्पर्य अच्छे अच्छे पट्टों को उसने क्या कर दिया? चित्त कर दिया था। और एक ऐसी कला है उसके पास, फिर भी वह भूख के मारे अपना दम तोड़ देता है, यानी खाना नहीं खाता। जब उनके दोनों बच्चों की मृत्यु होती है तो एक तो यहाँ तक कि हो जाता है कि अपने दांतों से मिट्टी खुरेच लेता है, मुंह में मिट्टी लगी होती है पेट भरने के लिए, उसकी मृत्यु होती है। और दूसरा मुस्कुराते हुए, यानी कि मुस्कुराने के अंदाज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी अपने पिता को खुश देखने के लिए, खुश रखने के लिए। तो वह भी एक दिन ऐसे ही मर जाता है। तो जब मरते हुए पहलवान ने पहले भी कहा था अपने शिष्यों को कि मुझे चित्त के बल कभी भी चिता अग्नि पर मत लेटाना, मुझे पेट के बल लेटाना, क्योंकि मैं कभी चित्त नहीं हुआ हूँ। कितना अच्छा बोल है कि मैं कभी अपने जीवन में चित्त नहीं हुआ हूँ, तो मुझे चिता अग्नि पर चित्त नहीं लेटाना है, मुझे पेट के बल लेटाना है और यह ढोल बजा देना है। यह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है? कहने का तात्पर्य है कि यह जो कला है, यह जो कुश्ती, क्या आज कुश्ती नहीं होती? क्या यह पुरानी व्यवस्था है? क्या यह नई व्यवस्था है? यही सवाल हमारे सामने वह छोड़ जाता है। ऐसे कोरोना के शब्द छोड़ जाता है जिसके सवाल आज भी हमारे पास दिमाग में गढ़ते हैं कि क्या
पहलवानी करना, क्या कुश्ती करना, क्या ढोल बजाना, क्या ये अप्रासंगिक हो गई है? क्या ये पुरानी व्यवस्था हो गई है? ये नई व्यवस्था नहीं है क्या? तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं के को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय यह पाठ हमारे मन में ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए, लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने के लिए क्या हमारी भूमिका नहीं हो सकती? क्या निश्चय यह पाठ हमारे मन में कई प्रश्न छोड़ता है कि तुम सोचो, जो एक पहलवान आसपास के सभी पहलवानों को चित्त कर देता है, राजा श्यामानंद भी तो उसे उनको पाल रहा था। क्या वो संसार जब नहीं चल रहा था? लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब देशवासी यानी बड़े बड़े नेता लोग सत्ता परिवर्तन कर रहे थे, यानी कि अपना लोगों को गांव से शहर की ओर पलायन करवा रहे थे, तो उस समय रेणु जी ने गांव की समस्या को, अंचल विशेष को नायक बना करके लोगों का ध्यान इधर खींचा है। और इनका सबसे पहला उपन्यास 1954 में मेला अंचल नाम से प्रकाशित होता है, जिसे सर्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है रेणु जी को। किससे? मेला आंचल से। वैसे बहुत सारे इनके उपन्यास है, मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, इस प्रकार से। कहानी संग्रह ठुमरी, अगीनखोर, आदिम रात्रि की महक, ठीक है। और बात करें श्रावणी दोपहरी की धूप, ठीक है। ऐसे ही रिंजल दंजन इनका रिपोर्टाज था। नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली जो 5 खंडों प्रकाश होती है, लगभग इन सभी रचनाओं में इन्होंने अंचल को अपना नायक बनाया है। और इनका संपूर्ण साहित्य हमें कहाँ प्राप्त होता है? रेणु रचनावली के नाम से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। और कितने खंडों में प्रकाशित होती है? ये 5 खंडों में समग्र रूप से क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। तो ये था हमारा क्या, रेणु जी के जीवन परिचय के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ना। वैसे मैंने इसको 2 या 3 बार रिपीट करने की कोशिश की है, फिर भी तुम्हें कहीं दिक्कत आए तो एक बार लिख करके इसे अवश्य याद करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।